नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है। इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत बुक में इस बुक के माध्यम से हम भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर रहे हैं और इसी सीरीज में हमने इस बुक के 12 लेसन अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, पिछला जो लेसन 12वां नंबर का था वो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, यानी संसदीय प्रणाली के बारे में हमने डिटेल से उसमें डिस्कस किया था। संसदीय सरकार की विशेषताएं जानी, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं जानी, साथ ही मित्रों भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में जो संसदीय प्रणाली है उन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी हमने जाना। आज जो मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे संघीय व्यवस्था की। देखिए, संविधान की जब हमने विशेषताओं की चर्चा की तब हमने एक संसदीय प्रणाली और एक संघीय व्यवस्था, इन दोनों विशेषताओं की भी चर्चा की थी। तो इसमें से संसदीय प्रणाली तो हमने डिस्कस कर ली है, अब आज चर्चा करेंगे संघीय व्यवस्था की। ठीक है, दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, पूरी पॉलिटी में बार बार ये शब्द घूमते हैं, एक तो संसदीय व्यवस्था और एक संघीय व्यवस्था। दोनों शब्द बार बार में पॉलिटी में हमें देखने को मिलेंगे जब हम संसद का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो संघीय व्यवस्था आखिर होती क्या है उसके बारे में एक एक करके डिटेल से हम चर्चा आज करेंगे। और जितने भी व्यूअर्स ने पिछले वाला लेसन नहीं देखा संघीय व्यवस्था का, जरूर से उस लेसन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, पूरी इंडियन पॉलिटी में वो काम आने वाला है। ठीक है, तो साथियों अभी तक आपने चैनल को मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर आप क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले क्या बात बताई जाती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। संघीय व्यवस्था में क्या बात कही जा रही है? कहते हैं कि राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों एकल और संघीय में बांटा गया है। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि सरकार जो होती है उसको एक तो होती है राष्ट्र की सरकार, यानी एक तो केंद्र में सरकार होती है, और एक क्षेत्रीय सरकार मतलब अलग अलग राज्यों में जो सरकार होती है और फिर राज्यों में भी स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट होती है, उसको हम कहते हैं क्षेत्रीय सरकार। तो इन्हीं के संबंधों की प्रकृति के आधार पर ये कह रहा है कि सरकार जो होती है वो इसके दो भाग होते हैं। एक तो हम बांट सकते हैं एकल सरकार और एक बांट सकते हैं संघीय सरकार। ठीक है, अब देखो एकल सरकार कौन सी होती है और संघीय सरकार कौन सी, उसके बारे में क्या कहता है? कहता है कि एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें सारी शक्तियां और सभी जो काम होंगे वो केंद्र की सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होगा, जबकि संघीय सरकार वह होगी जिसमें शक्तियां संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और क्षेत्र सरकार में विभाजित होती है। यानी सिंपल सी बात है, मान लीजिए जो भी कोई काम करना है, जितनी भी सारी पावर्स होगी वो अगर मान लीजिए केंद्र की सरकार में है और क्षेत्र की सरकारों में है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एकल सरकार या एकात्मक। लेकिन मान लीजिए पावर्स जो होती है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स, संघीय व्यवस्था का मतलब यही होता है मित्रों कि शक्तियों का बंटवारा हम कर देते हैं, तो उसको कहते हैं संघीय व्यवस्था। और संघीय सरकार क्या होती है? जिसमें हमने शक्तियां जो है वो बांट दिए, किस किस में? एक तो केंद्र की सरकार में और एक क्षेत्र की सरकार में। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई। यानी अगर हम शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं, जैसे हमने केंद्र सूची और राज्य सूची में विषयों को बांट दिया कि केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाएगा और राज्य सूची पर राज्य बनाएंगे। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ परिस्थितियों में केंद्र राज्य सूची पर कानून बना सकता है, उसकी हम चर्चा भी करेंगे। केंद्र राज्य संबंधों का जब हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी 5 परिस्थितियां बनती है, जब उन परिस्थितियों में, यानी ऐसी 5 परिस्थितियां हैं, अगर उन 5 परिस्थितियों में से कोई भी अगर परिस्थिति लागू होती है तो केंद्र की सरकार राज्य सूची पर, यानी केंद्र में जो विधायिका है यानी संसद, राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया कि संघीय व्यवस्था के बारे में क्या बात कही जाती है। नेक्स्ट देखो क्या कहा जाता है। नेक्स्ट कहते हैं कि दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। दोनों कौन? एक तो संघ की सरकार और एक क्षेत्र की सरकार, दोनों अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे स्वतंत्रता पूर्वक, यानी फ्रीली अपना काम करेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, स्वीडन आदि में सरकार का एकात्मक स्वरूप है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील आदि में सरकार का संघीय मॉडल है। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्र सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। आई होप कि यहाँ से मित्रों आपको और भी बात क्लियर होगी। ये कहना चाह रहा है कि सरकार जो काम करती है वो एक तो स्वतंत्रतापूर्वक काम करती है। ठीक है, फिर ये कहता है कि एकात्मक सरकार कौन सी, यानी कौन से ऐसे देश है जहाँ एकात्मक सरकार
का स्वरूप लागू है? तो कहता है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, स्वीडन आदि में एकात्मक स्वरूप सरकार का, यानी सारी जो काम सरकार, सभी समस्त शक्तियाँ जो होती है वो एकात्मक सरकार में समाहित होती है। जबकि अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, भारत हो गया आदि में सरकार का संघीय मॉडल है, यानी हमने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। ठीक, संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को क्या कहते हैं हम? संघ की सरकार कहते हैं, या केंद्र की सरकार हम कहते हैं, या संघीय सरकार। और क्षेत्रीय सरकार को क्या कहते हैं? राज्य की सरकार और प्रांत की सरकार। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो क्या बात की जाती है। नेक्स्ट कहते हैं कि संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोइडस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। यानी संघ जो शब्द है ना मित्रों, संघ शासन, संघ जो शब्द है उसको हमने, ये शब्द जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, और फोइडस इसका अर्थ होता है, फोइडस से इसको लिया गया है, तभी तो हम इसको फेडरल कहते हैं। यानी संघीय व्यवस्था, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम। फोइडस से लिया गया है, इसका अभिप्राय क्या होता है? संधि या समझौता। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस तरह संघ शासन एक नया राज्य है जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। यानी संघ शासन में क्या होता है कि हम संधि या समझौते के माध्यम से उस संघ शासन को निर्मित करते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। इसकी हमने चर्चा भी कर ली कि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया है। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से महत्वपूर्ण, यानी दो कारणों से अपनाया है। जैसे संसदीय व्यवस्था के टॉपिक में हमने चर्चा की थी कि आखिर क्यों, ऐसी क्या आवश्यकता थी कि संविधान निर्माताओं ने भारत में चुनाव प्रणाली के रूप में यानी संसदीय व्यवस्था को अपनाया था, क्यों? उसी प्रकार से हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि संविधान निर्माताओं ने क्यों आखिर संघीय व्यवस्था को अपनाया है। तो कह रहे हैं कि एक तो देश का बृहदाकार होता है, ठीक है, और एक सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, यानी उसमें भी हमने चर्चा की थी कि एक तो देश का, यानी एक तो भारत देश में विविध धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, यानी विविधता में एकता की हम बात करते हैं, अखंड भारत है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी यही चीज़ लागू हो रही है कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधता हमारे देश में बनी हुई है, साथ ही देश बहुत बड़ा है, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भौगोलिक विविधता हमारे देश में पाई जाती है। इस कारण से हमने संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया है। क्लियर? आई होप कि अच्छी प्रकार से आपको ये बात समझ में आई। नेक्स्ट की चर्चा करें। नेक्स्ट कहते हैं कि वैसे संविधान में कहीं भी हमने संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संविधान में क्या संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना, संविधान में हमने कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया। और आर्टिकल 1 जब हमने चर्चा में लिया था तब मैंने आपको ये बात बताया था संविधान के अनुच्छेद 1 में कि भारत को क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसकी मैंने डिटेल से चर्चा की थी उस समय, और ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि राज्यों का संघ का मतलब मैंने ये भी बताया था कि भारत जो है वो किसी भी तरह से राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, और न ही भारत को राज्यों का समूह है कहा गया है। भारत को क्या कहा है? राज्यों का संघ। इसी कारण से तो हमने कहा था कि भारत को हम क्या कहते हैं? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी विनाशी राज्य, यानी संघ जो होगा वो राज्य को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन राज्य जो होंगे वो संघ को समाप्त नहीं कर सकता। क्लियर? तो क्या कहता है कि ये कहता है कि संघ जो शब्द है ना, इसको हमने संविधान में कहीं उपयोग नहीं किया। आर्टिकल 1 में हमने भारत को राज्य के संघ के रूप में परिभाषित किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें सामने आती है। पहली तो ये कि अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच में सहमति का प्रतिबल नहीं है। यही तो मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो बना, भारत को जो हमने निर्माण किया वो राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम भारत नहीं है, और राज्यों को यह अधिकार भी नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सके। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। तभी तो मैंने आपको ये कहा कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी अविभाज्य संघ है। विभाजित राज्यों का विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, क्योंकि फेडरेशन जो है वो संघ है, यानी ये अविभाज्य है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो ये बात आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आई है। अब फ्रेंड्स, हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संघीय और एकात्मक सरकार की तुलनात्मक विशेषता की बात करेंगे कि अभी तक हमने चर्चा की संघीय सरकार क्या होती है, एकात्मक सरकार क्या होती है। ठीक है, अब हम दोनों की तुलना करेंगे, दोनों में अंतर करेंगे। देखो, अंतर से आपको और भी स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। देखो, यहाँ है संघीय सरकार और यहाँ है एकात्मक सरकार। क्या कहता है? संघीय सरकार क्या होती है? जिसमें दोहरी सरकार होती है, जैसे राष्ट्र की सरकार और क्षेत्रीय सरकार। ठीक है, यानी वर्तमान में भारत में देखें, इसी चीज़ को अगर भारत में लागू करें तो एक तो भारत में केंद्र सरकार हो गया,
और एक राज्य सरकारें हो गई। एकात्मक सरकार क्या होती है? एकल सरकार वह सरकार होती है, एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। यानी पूरे देश में एक ही सरकार है, उसको कह दिया एकल सरकार। अगर अलग अलग सरकारें हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, तो संघीय व्यवस्था है, संघीय वो सरकार मानी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्या बात कही जाती है? संघीय सरकार में लिखित संविधान होता है, जबकि एकात्मक सरकार में लिखित संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे फ्रांस में संविधान लिखित है और ब्रिटेन में संविधान अलिखित है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बात कही जाती है? नेक्स्ट कहते हैं कि राष्ट्रीय सरकार क्षेत्रीय सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है। यही तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय सरकार यानी केंद्र सूची में विषय बता देते हैं और क्षेत्र सरकार में राज्य सूची में विषय बता देते हैं। शक्तियों का हमने बंटवारा कर दिया। साथ ही शक्तियों का यह कोई विभाजन नहीं होता। कहाँ? एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है। तभी तो हमने उसको क्या कहा? एकात्मक कहा है। यानी समस्त शक्तियां उसी में केंद्रित है, एक में ही केंद्रित है, इसलिए हमने क्या कह दिया? एकात्मक कह दिया। और संघीय इसलिए क्योंकि संघ है, वो दो सरकारें वहाँ हैं, इसलिए शक्तियों का वहाँ विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ पे लागू होती है। क्लियर। संघीय सरकार में क्या कहता है? संविधान ही सर्वोच्च होता है संघीय सरकार व्यवस्था में। ठीक है। जबकि एकात्मक सरकार की बात करें तो संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी। जैसे जापान में संविधान सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट की चर्चा करें। नेक्स्ट क्या बात कही जाती है? कहते हैं संघीय सरकार व्यवस्था में संविधान कठोर होता है और एकात्मक सरकार व्यवस्था में संविधान कठोर हो भी सकता है या लचीला भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, संघीय सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, यानी न्यायपालिका फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के काम करती है, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के काम करती है। जबकि एकात्मक सरकार में क्या होता है? न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी। क्लियर। और अंतिम में क्या बात कही जाती है कि संघीय सरकार व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका होती है। विधायिका में 2 सदन होते हैं, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है। जबकि हम बात करें एकात्मक सरकार में तो विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे ब्रिटेन में विधायिका में 2 सदन है, जबकि चाइना में विधायिका में 1 ही सदन है। क्लियर। तो ये मित्रों हमने अंतर समझा कि संघीय सरकार व्यवस्था और एकात्मक सरकार में दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में डिटेल्स समझा। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से ये चीज़ समझ आई मित्रों। अगर मित्रों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको मित्रों शेयर करना है। और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने पहले भी कहा था कि पूरी कंप्लीट भारत की राज व्यवस्था, पूरे इंडिया में जो भी एग्जाम होता है वो पूरी राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक में समाहित है। ठीक है, पूरी एम लक्ष्मीकांत की इस बुक में इंक्लूड है, और इसी बुक को हम पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। इस कारण से डिटेल से हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो जरूर से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको पूरी कंप्लीट राज व्यवस्था मेरे साथ बने रह कर करनी है। ठीक है। अब चर्चा करेंगे फ्रेंड्स डिटेल से कि आखिर संघीय व्यवस्था जो होती है उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, कि आखिर संविधान मान लीजिए संघीय है तो संघीय विशेषताएं अगर कौन कौन सी होती है जिससे हमें माने कि हाँ इस देश का संविधान संघीय संविधान है। तो पहली विशेषता में कहता है कि द्वैध राज पद्धति। कैसे है द्वैध राज पद्धति? कह रहा है केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें क्षेत्रीय स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन। एक तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं, केंद्र सूची के मामले यानी जैसे रक्षा हो गया, विदेश, मुद्रा, संचार, या ये सभी मामले केंद्र सूची में हो गए, और राज्य सरकारें स्थानीय महत्व के मामलों को देखेगी, जैसे कृषि हो गई, पानी व्यवस्था हो गया, ठीक है, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय सार्वजनिक व्यवस्था, ये सभी स्थानीय महत्व के मुद्दे हैं, राज्य सरकारें इन मामलों को देखती है। इस कारण से यहाँ द्वैध राज्य पद्धति हमने इसको कहा। क्लियर। नेक्स्ट विशेषता क्या बताई जाती है? लिखित संविधान, कि हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है वरन विश्व का सबसे लिखित विस्तृत संविधान भी है। बिल्कुल सही है, विश्व का सबसे वृहद यानी सबसे लार्ज, सबसे विशाल संविधान अगर कोई है तो वो इंडिया का संविधान है, क्योंकि 395 इसमें अनुच्छेद हैं और वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। बहुत बड़ा संविधान है, 22 भाग हैं।
तो दूसरी विशेषता की हमने ये चर्चा की कि इंडिया का संविधान लिखित संविधान है, संघीय सरकार की व्यवस्था में लिखित संविधान इंडिया का है। तीसरी विशेषता की चर्चा करें, शक्तियों का विभाजन है, जो हम चर्चा कर रहे थे अभी बार बार में कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट लगता है वो संघीय सरकार व्यवस्था में लगता है। तो कहता है कि संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, इनमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और दोनों से संबंधित सूची निहित है। वही तो बात मैं आपको बता रहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर हमने कर दी कि भैया केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएंगे, और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। क्लियर? तो ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता देखो क्या बताई जाती है। चौथी विशेषता में कहते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान सर्वोच्च है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है कि संविधान हमारे देश में सर्वोच्च है और संघीय व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। केंद्र या राज्य सरकार जो भी कानून बनाती है, ठीक है, तो वे कानून ऐसे होने चाहिए कि अगर उसकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से अगर जांच भी करे तो वो घोषित कैसा होना चाहिए, अवैध न होना चाहिए वो। ठीक है, यानी वो लीगल होगा तो सही होगा, अगर वो इलीगल है, अवैध है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल घोषित कर सकता है। ठीक है, यानी संविधान के दायरे में रहकर ही कानून बनाया जाना चाहिए, तभी तो संविधान सर्वोच्च कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा करें। कठोर संविधान है संघीय व्यवस्था में। कैसे? कहते हैं कि संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब इस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। कैसे? यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिससे वे प्रावधान जो संघीय संरचना से संबंधित है मात्र केंद्र एवं राज्य सरकारों की समान संस्तुति से ही संशोधित किए जा सकते हैं। ये कहना चाह रहा है मित्रों कि संविधान जो होगा उस संविधान को हम तभी सर्वोच्च बनाए रख सकते हैं कब? जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कठोर हो, यानी आसान प्रक्रिया होगी तो कोई भी संविधान में संशोधन कर देगा और संविधान जो होगा वो सर्वोच्च नहीं रह पाएगा। तो संविधान में तभी तो मित्रों हमने जब चर्चा की थी डिटेल से, तो हमने इस बात की चर्चा भी की थी संविधान के संशोधन के चैप्टर में। जितने भी व्यूअर्स ने संविधान का संशोधन का चैप्टर नहीं देखा जरूर से मित्रों उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने विशेष रूप से इस बात की चर्चा की थी कि साधारण बहुमत में, यानी साधारण बहुमत के माध्यम से ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनको पारित करवाने, यानी ऐसे कौन से मामले जिनसे संबंधित बिल अगर हम लेकर के आते हैं उनको पारित कराने के लिए हमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ मामले विशेष बहुमत थे और कुछ मामले विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति से ही पारित किए जाते हैं। और वही बात यहाँ पे भी निकल कर आती है क्या, कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में कठोर रखनी होगी तभी संविधान सर्वोच्च होगा। और इस सीमा तक कठोर होना चाहिए कि जो संघीय संरचना से संबंधित मामले हैं वो तो केंद्र और राज्य सरकारों की सहमति से संशोधित किए जा सकते हैं। इसकी बात मैंने चर्चा भी की थी आपके साथ वहाँ पे कि यदि आर्टिकल 368 में संशोधन करना हो या राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में या संघीय व्यवस्था के बारे में हमें किसी भी प्रकार से कोई संशोधन करना है तो हम क्या करेंगे, विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य, जितने भी हमारे देश में 28 राज्य हैं तो 28 यानी आधे से ज़्यादा यानी 15 राज्यों की हमें सहमति वहाँ लेनी होगी, तब जाकर के हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर निकल करके आती है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट कहते हैं कि इन प्रावधानों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे से ज़्यादा राज्यों की और संबंधित राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। इसकी मैंने आपके साथ चर्चा कर ही ली है कि विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की हमें सहमति लेनी पड़ती है यदि संघीय व्यवस्था से संबंधित कोई मामला बनता है। ठीक है, अब देखो छठी विशेषता बताई जाती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय व्यवस्था में होती है। कैसे कि संविधान ने 2 कारणों से सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। क्यों किया है? कहते कि एक तो अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करके संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना और दूसरा केंद्र एवं राज्य के बीच विवादों के निपटारे के लिए। यानी कहना यह चाहता है कि संविधान ने आखिर क्यों स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया और वो भी किसके नेतृत्व में? सुप्रीम कोर्ट के। इसलिए किया ताकि अगर सरकारें, अगर कोई विधायिका केंद्र की हो या राज्य की,
अगर गलत कानून बनाती है तो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उस कानून की वो जांच कर सके और जांच करके ये बता सके कि हाँ वो कानून गलत है या सही है। इसके माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हो सके पहली तो, और दूसरी, केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद होता है किसी प्रकार से तो उन विवादों को निपटाने के लिए भी स्वतंत्र न्यायपालिका की हमें जरूरत पड़ती है। इस कारण से संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है संघीय व्यवस्था के तहत। क्लियर। नेक्स्ट विशेषता क्या बताई जाती है, कहते हैं द्विसदनीय विशेषता की चर्चा करते हैं कि संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है, जिनमें उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा भारत के लोगों का। बिल्कुल सही है। राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा राज्य के लोगों का। ठीक है, तो ये मित्रों हमने किस बात की चर्चा की, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं आखिर क्या क्या होती है उसकी हमने चर्चा की। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से विशेषताएं समझ में आई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो पुनः आप वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। अब चर्चा जो करेंगे फ्रेंड्स वो करने वाले हैं संविधान की एकात्मक विशेषताओं के बारे में, कि आखिर संविधान की एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहली विशेषता की चर्चा करते हैं। देखो, सशक्त केंद्र। और एकात्मक सरकार का मतलब यही है कि सारी शक्तियाँ जो है वो किस में समाहित है, केंद्र में। कह रहे हैं शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। प्रथमतः केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज़्यादा विषय हैं। दूसरा, केंद्रीय सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। तीसरे, समर्थित सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है। यानी अब विशेषताएं हम बता रहे हैं किसकी, एकात्मक की, कि कौन से संविधान की ऐसी विशेषताएं जिसमें हम उसको एकात्मक संविधान मान सकते हैं। कह रहा है कि एकात्मक विशेषता में क्या होता है कि सशक्त जो होता है कौन होता है, केंद्र। यानी सारी शक्तियाँ, यानी शक्तियों का सारा विभाजन किसके पक्ष में होता है, केंद्र में। तभी तो हम उसमें एकात्मक कह रहे हैं। और जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि केंद्र सूची में ज़्यादा विषय हमने शामिल कर रखे हैं। ठीक है, लगभग 100 विषय हमने इसमें शामिल कर रखे हैं। राज्य सूची में बात करें तो कहता है कि राज्य सूची में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं वो इसमें शामिल नहीं है। केंद्र सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल है राज्य सूची के मुकाबले। साथ ही समर्थित सूची में भी राज्य को नीचे रखा गया है और केंद्र को ऊपर। तो इन सभी कारणों से ये पता चलता है कि सारी शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पक्ष में जा रही है। क्लियर। तो पहली विशेषता की हमने ये चर्चा की। नेक्स्ट देखो क्या बात की जाती है, कहते हैं कि राज्य अनश्वर नहीं। दूसरी विशेषता बताई जाती है, कह रहे हैं अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्रवाई के द्वारा उनके क्षेत्र, सीमाओं या राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। बिल्कुल सही है। यानी संसद चाहेगी तो, जब हमने मित्रों संघ और उसके राज्य क्षेत्र का चैप्टर डिस्कस किया था इसी बुक का, ठीक है, बहुत पहले डिस्कस किया था जब हमने अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में चर्चा की थी, तो डिटेल से हमने बात बताई थी कि आर्टिकल 1 में तो ये कहा कि भारत को राज्यों का संघ कहा है। दूसरा में ये कहा कि संसद जो होगी वो नए राज्यों का प्रवेश या गठन करा सकती है। तीसरा हमने ये बताया आर्टिकल 3 में कि संसद जो होगी वो राज्यों का नाम, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकती है। और वही बात यहाँ पर निकल करके आ रही है कि संसद एक तरफा कार्रवाई के माध्यम से उनके राज्यों के क्षेत्र में, सीमाओं में या नाम को परिवर्तित कर सकती है आर्टिकल 3 के माध्यम से। क्लियर। यानी राज्य अनश्वर नहीं है, राज्य नश्वर है, राज्य को नष्ट किया जा सकता है। क्लियर। अब नष्ट अगर मान लीजिए केंद्र की विधायिका कर रही है, यानी उसमें हमने पावर दे रखी है, और पावर जब दे रखी है तो ये एकात्मक विशेषता हो गई। तभी तो उसने राज्य को नष्ट कर दिया, नाम उसका परिवर्तित कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या बात बताई जाती है, एकल संविधान। जैसे सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। भारत में इससे इतर राज्यों को ऐसी कोई शक्ति हमने नहीं दी। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। यानी एकात्मक सरकार में एक ही संविधान होता है, राज्यों को केंद्र से अलग होकर के अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं होता। और भारत में भी पूरा देश का एक संविधान है। ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान अलग है और राज्यों का अलग है, ऐसा नहीं है। पूरे देश का एक ही संविधान बना रखा है। चौथी विशेषता की बात करें तो आपातकालीन उपबंधों की यहाँ चर्चा की जाती है कि एकात्मक सरकार में आपातकालीन उपबंध जब लगते हैं तो केंद्र में सारी शक्ति निहित हो जाती है। कैसे कि संविधान 3 तरह की आपातकाल व्यवस्था निर्धारित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है,
आर्टिकल 352 हो गया। राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 हो गया और आर्टिकल 365 भी हो गया। वित्तीय आपातकाल यानी आर्टिकल 360। क्लियर। आपातकाल में केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, यानी सारी शक्तियां केंद्र के पक्ष में फिर से चली गई। यानी यहाँ पे फिर एकात्मक सरकार का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि एकात्मक सरकार हो गई, सारी शक्तियां एक ही में केंद्रित हैं। क्लियर। नेक्स्ट की विशेषता की चर्चा करें। कहता है एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता में क्या बात बताई जाती है। कहते हैं दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारतीय संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। यानी कनाडा में क्या होता है मित्रों, एकल नागरिकता, जैसे पूरे देश में एक ही नागरिक कहलाते हैं उस देश के व्यक्ति, उसी प्रकार से भारत में भी हमने एक ही नागरिकता हम लोगों को देते हैं, भारतीय नागरिकता। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। बिल्कुल सही। अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसकी हमने मित्रों चर्चा भी की थी अपने लेसन्स में कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जब हमने नागरिकता का चैप्टर डिस्कस किया था ना मित्रों, डिटेल से मैंने एक एक शब्दों की एक एक प्रावधान की वहाँ पे इतनी चर्चा की है कि शायद ही आपको इतना कोई डिटेल में समझाएगा, यूट्यूब पर देख लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूर से मेरे लेक्चर्स को आप सुनेगा एक एक प्रावधान की। जब देखिए यहाँ पे बात जो निकल के आती है ना कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है अमेरिका और स्विट्जरलैंड में, इसकी मैंने बहुत पहले चर्चा आपसे कर ली थी नागरिकता के चैप्टर में। इसलिए नागरिकता का चैप्टर आप जरूर से देख लीजिएगा, वहाँ एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि 5 प्रकारों से हम नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में कौन कौन से नागरिकता के प्रावधान प्रोविजंस हमने बताए हैं, वो सभी मैंने एक एक अनुच्छेद के माध्यम से वहाँ चर्चा की है। क्लियर। तो ये 5वीं विशेषता की चर्चा की। नेक्स्ट की बात करें। कहता है अखिल भारतीय सेवाएं। जैसे अमेरिका में संघीय सरकार और राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं, भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS और IFS केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए हैं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है मित्रों, ऐसी सेवाएं जिनकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र की सरकार। ट्रेनिंग भी केंद्र की सरकार करती है, लेकिन सेवाएं वह कहाँ देते हैं, सेवाएं वो देते हैं राज्य में जाकर के। उसको हम कहते हैं अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि केंद्र, भारत में केंद्र और राज्य की पृथक सेवाएं तो है ही, यानी जैसे IRS है, ठीक है, और भी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, बहुत सी सेवाएं हैं केंद्र सेवाएं में आती है, राज्य की अलग सेवाएं है ही, जैसे स्टेट PSC है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं हो ही गई, IAS, IPS, IFS वगैरह। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा की। नेक्स्ट विशेषता की बात बताई जाती है कि राज्यपाल की नियुक्ति भी जो हम करते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र के माध्यम से की जाती है। इसके लिए उसका ये जो शक्ति हमने बताई ये एकात्मक सरकार की विशेषता हो गई। राज्यपाल राज्य प्रमुख होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है, ठीक है। और डिटेल से हम चर्चा भी राज्यपाल के चैप्टर में करेंगे ही, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र के माध्यम से की जाती है, राष्ट्रपति के माध्यम से, ठीक है। अंतिम विशेषता बताई जाती है कि एकीकृत न्यायपालिका की भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना हमने की है, और साथ ही इसके दिन राज्य और उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों दोनों पर लागू होती है। एकीकृत न्यायपालिका में मित्रों सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालय। इसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया एकीकृत न्यायपालिका। क्लियर। तो ये एकात्मक सरकार की विशेषताओं की चर्चा की। अब फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे कि आखिर संघीय व्यवस्था का आलोचकों ने क्या क्या उनकी आलोचनाएं की है, आलोचनात्मक मूल्यांकन अब हम करने वाले हैं कि आखिर संघीय व्यवस्था सही है या गलत है। आलोचकों ने क्या क्या इसकी आलोचनाएं की हैं। पहली आलोचना की बात करते हैं, उससे पहले देखो क्या बात कही जाती है। कहते हैं कि उपरोक्त व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है, और इसमें कई एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है। इसलिए KC वेयर ने भारतीय संविधान को अल्पसंघीय करार दिया है। क्या कह रहे हैं मित्रों, कहना ये चाहते हैं कि इन विशेषताओं से, जो संघीय सरकार की विशेषता और जो हमने एकात्मक सरकार की विशेषता की जो चर्चा की, इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत का जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है
उस संविधान में, यानी उन देशों के संविधान में जो संघीय मॉडल है, संघीय व्यवस्था है, उससे अलग है। साथ ही कुछ विशेषताएं ऐसी भी है, एकात्मक विशेषताएं हम उनको कह सकते हैं, जैसे आपातकाल जब लगता है तो सारी शक्ति केंद्र के पक्ष में चली जाती है। ठीक है, समर्थ सूची में भी हमने केंद्र को ऊपर रखा है। इसलिए कह रहे हैं कि कैसीवेयर उन्होंने ये कह दिया कि भारत का जो संविधान है वो अल्पसंघीय है। अल्पसंघीय इसलिए क्योंकि कुछ विशेषताएं एकात्मक है, तो इस कारण से उसको क्या कह दिया, अल्पसंघीय हमने उसको कह दिया है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या बात की जाती है, कहते हैं कि आइवर जेनिंग्स ये कहते हैं कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। उन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय संविधान मुख्यतः संघीय है, राष्ट्रीय एकता और तरक्की के अनोखे कवच के साथ। यानी आइवर जेनिंग्स ये कह रहे हैं कि मजबूत केंद्र वाला ये संघ है भारत का संविधान। ठीक है, और भारत का संविधान कैसे संघीय है कि इसमें एक तो राष्ट्र की एकता है और तरक्की भी है। ठीक है, ग्रेनिल ऑस्टिन ने क्या कह दिया, ग्रेनिल ऑस्टिन ये कहते हैं कि यह सहकारी संघ व्यवस्था है। भारत के संविधान में जो संघीय व्यवस्था है ये एक सहकारी संघीय व्यवस्था यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की व्यवस्था है। और जब हमने मित्रों संविधान की विशेषताओं की चर्चा की थी तब भी मैंने ये बात आपको बताई थी। ग्रेनिल ऑस्टिन ने यही बात आपको, यानी ग्रेनिल ऑस्टिन ने यही बात वहाँ पे भी कही थी कि भारत का संविधान को उसने क्या कहा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद उसको कहा था। और वही बात यहाँ पर निकल के वास्तव में आती, वापस से निकल करके आती। यानी यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारे जो चैप्टर है ना मित्रों एक दूसरे से लिंक है। इसलिए मैंने बार बार आपको ये कहा कि पिछले जो लेसन्स की वीडियो है ज़रूर से आप उसको देख लीजिएगा। अगर वास्तव में आपको इंडियन पॉलिटी तैयार करनी है, अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में गेन करने हैं, तो आप इनको ज़रूर से लेसन्स को पूरा आपको देखना चाहिए। ठीक है, आगे बात कही जाती है कि यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमज़ोर नहीं किया है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास विशेषताओं को पूरा करता है। ठीक है, यानी भारत में हमने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है और मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण करने के साथ साथ हमने राज्य को भी कोई कमज़ोर नहीं किया, इसीलिए हमने इसको संघीय व्यवस्था में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है। अंत में क्या बात की जाती है कि बम्बई मामला आया, एसआर बम्बई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसने व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और संघीय यह इसकी मूल विशेषता है। क्या, और जब हमने मित्रों पिछले लेसन में जब हमने संसदीय व्यवस्था की बात की थी, यानी मूल संरचना का जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था ना, लेसन संविधान की मूल संरचना, उसको नहीं देखा तो जरूर से आप उसको देखना। उसमें मैंने संघीय व्यवस्था को मूल संरचना बताया था। क्या, संघीय व्यवस्था को मूल संरचना मैंने उसको बताया था उस चैप्टर में, जब हमने मूल संरचना के तत्वों की चर्चा की थी उस चैप्टर में, तो उसमें एक संघीय व्यवस्था भी था। इसी के लिए तो यही करें कि बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संविधान जो संघीय है ना, ये संविधान संघीय इसकी मूल विशेषता है। और मूल विशेषता मतलब ये मूल संरचना में आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया। ठीक है, यह महसूस किया गया कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य केंद्र पर ही निर्भर है, राज्यों का अपना संवैधानिक, ठीक है, यहाँ क्या, राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है, यह केंद्र के उपग्रह या एजेंट नहीं है। ठीक है, यानी संघीय व्यवस्था में फिर ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भारत का संविधान को संघीय बना दिया, शक्तियों का हमने बंटवारा कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान में जो शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ केंद्र के पक्ष में है या सभी शक्तियाँ केंद्र के पक्ष में हैं। इसका मतलब ये नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि राज्य जो होंगे वो केंद्र पर डिपेंड करेंगे, नहीं, उनका अलग से अपना अस्तित्व है, अलग से अपना वे रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अलग से अपनी सरकार वो चलाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि यह केंद्र के उपग्रह या एजेंट नहीं है, अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आज हमने चर्चा की संघीय व्यवस्था के पूरे चैप्टर के बारे में। आई होप कि डिटेल्स आपको आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा। अगर मित्रों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना। ठीक है, और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो साथियों आज ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेसन में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेसन हमारा स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।